आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची स्टोरी के साथ साथ मेरे चैनल पे अभी जितनी भी हॉन्टिंग स्टोरीज है उनमें सबसे ज़्यादा डरावनी है। और ये एक टॉपिक एक ऐसा है कि जैसे आपने बहुत सारी कैबिन स्टोरी मूवीज़ देखी होगी कि जंगल के अंदर कुछ फ्रेंड्स जाते हैं, कैबिन में रहते हैं वुड्स में, और फिर उनके साथ हॉन्टिंग स्टार्ट होती है। तो उसी की तरह ये भी एक स्टोरी है और इसके अंदर मैं आपको चाहूँगा कि आप इसके स्टोरी के स्टार्ट होने के साथ में अपने आप को एक 17 साल का जो लड़का है जिसके ऊपर ये कहानी सुनाई जा रही है, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उसका मुझे जवाब देने की कोशिश करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हॉन्टिंग, मिस्टीरियस कहानी, क्रीपी स्टोरीज अच्छी लगती है स्टोरी फॉर्म में तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे हम यही स्टोरियाँ डिस्कस करते हैं और प्लीज़ मेरे बाकी के वीडियोज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एक काम और करें, आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर पैर रख के लाइक बटन को लेके एक भानगढ़ का चक्कर लगाएं। मीनवाइल आप लाइक बटन को दबाएं ताकि मुझे और अप्रिसिएशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने का। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। 2010 में 17 साल के लड़के की एक ज़िंदगी एकदम पलट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अपने फादर लॉस किए हैं और फैमिली में से एक मेंबर कम हुआ है, बल्कि उनकी फैमिली एक बहुत ही हैप्पी गोइंग फैमिली होती थी। और एक जो चीज़ उनकी डेली बेसिस में होती थी, साथ में खाना खाना, घूमना वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ कि उसके पिता ने एक केबिन ऑन किया हुआ था न्यू ऑर्लियन के जंगल में। एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है, उसके बीच में उसके पापा का खुद का एक केबिन था जहाँ पे लोग फैमिली आउटिंग के लिए जाते थे, वेकेशन स्पेंड करते थे। तो जब उसके पिता की डेथ हो जाती है तो वो बड़ा ही डेवास्टेटेड टाइम होता है उस लड़के के लिए। और उसकी जो माँ होती है वो ये डिसाइड करती है कि आफ्टर सम कैलकुलेशन की आई थिंक हमें ये केबिन बेच देना चाहिए। और समहाउ वो लड़का अभी जो सिर्फ 17 साल का था, उसने अपना बचपना स्पेंड किया था अपने पेरेंट्स के साथ और एक बड़ी ही फॉन्ड मेमोरी थी उसकी इस केबिन के साथ। तो वो अपने मदर को इस चीज के लिए मना तो नहीं कर पाता है कि केबिन ना बेचें, लेकिन एटलीस्ट वो चाहता है कि ये बेचने से पहले मुझे कुछ टाइम यहाँ पे रहने दिया जाए और मैं अपने फादर को एक तरह से याद करना चाहता हूँ, मेमोरियल ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ उस केबिन में अकेले कुछ टाइम बिता के। तो उसकी माँ उसको मना नहीं कर पाती और उनको पता होता है कि ये बचपन से वहाँ पे रह रहा है तो ही विल बी फाइन। और बहुत ही खूबसूरत सा वेदर होता है, ये लड़का जाता है वहाँ पे तो जंगल की एक बहुत ही पेड़ों की बहुत ही बड़ी श्रृंखला होती है, डेंस फॉरेस्ट के बीच इकलौता केबिन होता है बहुत बड़े एरिया के बीच में। और ये जितना खूबसूरत लगता है डेफिनेटली उतना ही खतरनाक भी होता है ये केबिन। तो कुछ टाइम के लिए वो ये दुख थोड़ा सा छोड़ के कि अब उसके पापा उसके साथ नहीं है, वो थोड़ा पॉजिटिव होके अपने पापा की गाड़ी के अंदर सारा सामान लोड करके जाता है। सारा जितने भी एसेंशियल्स होते हैं वो लेके जाता है, चीजें साथ में कुछ खाने के सामान, वो अपने डॉग को भी साथ लेके जाता है, फैमिली डॉग को। और जैसे कि उसको याद आता है बचपन में कैसे उसके पापा उसको फिशिंग के लिए ले जाते थे, जब यहाँ पे बर्फ पड़ती थी तो स्नो बोर्डिंग के लिए जाते थे ये लोग। तो ये 2-3 दिन के लिए वो इन सारी एक्टिविटी की तैयारी करता है, वो जगह देखता है और फिशिंग वगैरह के लिए जाता है। तो 2-3 दिन बड़े ही स्मूथली जाते हैं। अच्छा, इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लेआउट समझना पड़ेगा उस केबिन का। तो बेसिकली जो ये केबिन होता है ये फ्रंट में डबल स्टोरी केबिन होता है और 2 मंजिला होता है और सामने एकदम डेंस फॉरेस्ट के साथ होता है। बेसिकली फॉरेस्ट तो चारों तरफ है 360 डिग्री में, लेकिन जो इसका बैक साइड होता है उसके अंदर कोई विंडो नहीं होती है क्योंकि उसका बैक साइड एक माउंटेन के चोटी से अटैच्ड होता है। मतलब बैक साइड पे सिर्फ एक विंडो है छोटी सी, लेकिन वहीं से स्टार्ट हो जाता है एक माउंटेन। तो ये बहुत ही हट के बहुत ही अलग तरीके का केबिन होता है और डिजाइन बहुत ही प्यारा सा हो। फ्रंट पे ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा एक महल है लकड़ियों का। और ये लड़का कुछ दिन यहाँ पे रहने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है इस केबिन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर उसने अपना पूरा बचपना बिताया होता है। और केबिन के अंदर जो भी एसेंशियल रूम्स होते हैं, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इवन वॉशरूम, ये सारी चीज़ें, ये सारी सहूलतें यहाँ पे होती है इस लड़के के लिए जितने भी दिन इसको बिताने हैं यहाँ पे। तो अपने 2nd फ्लोर पे मास्टर बेडरूम जो होता है इस केबिन के अंदर, वहाँ पे ये बैठ के टीवी देखता है, मैगजीन पढ़ता है, स्नैक्स खा रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है टाइम पे। कपल ऑफ टाइम ये स्नो बोर्डिंग के लिए भी जाता है क्योंकि अब बर्फ बढ़ने लगती है यहाँ पे। बैक साइड पे कोई खिड़की या फिर ऐसा कोई दरवाजा या फिर बालकनी नहीं है जहाँ से एक्सेसिबल हो बाहर का व्यू। तो क्योंकि 1st फ्लोर से सिर्फ ये डेंस माउंटेन और उसके पेड़ ही देख सकता है और 2nd फ्लोर पे वो बैठ के माउंटेन का क्लिफ तक देख सकता है। तो पहले 2 दिन बहुत ही अच्छे जाते हैं। तीसरे दिन जब ये सो के उठता है सुबह के टाइम तो चीजें थोड़ी सी वियर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है।
तो तीसरे दिन के सुबह से पहले रात में ये देखता है कि स्नो पड़नी स्टार्ट हो गई है और अब बर्फ़ बढ़ती जा रही है। जो लेवल है बर्फ़ का वो इंचेस बाय इंचेस इंक्रीज हो रहा है। तो वो सोचता है कि कल सुबह मैं स्नो बोर्डिंग के लिए या फिर कोई और बड़ी एक्टिविटी नहीं करूँगा, मैं बस अपने डॉग को लूँगा और पूरे दिन थोड़ी वॉक करूँगा और मैं स्टिल नेटफ्लिक्स और चिल करूँगा। बेसिकली वो यही सोचता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि बर्फ़ जो है वो अब लगभग आधे फुट के आसपास की हो गई है और वहाँ पे जाके उसको कुछ वियर्ड चीज़ दिखती है। वो देखता है कि जो ट्रेल है, जो रास्ता उसके कैबिन की तरफ आएगा, वहाँ पे एक फ्रेश फुटप्रिंट उसको दिखते हैं कि कुछ टाइम पहले ही कोई यहाँ से चल के गया है। वो आगे जाता है, उसको फॉलो करता है और वो फुटप्रिंट उसके कैबिन की तरफ होते हुए घूमते हुए बिल्कुल क्रॉस करके आगे माउंटेन पे जाते हैं। तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि क्या पता कोई नेबर गया हो मेरा, लेकिन उसको याद आता है कि यहाँ तो आसपास कोई नेबर है ही नहीं, काफ़ी दूरी पे है नेबर अगर है भी तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसको लगता है कि क्या पता कोई जानवर गया हो। और एनीवे आपने सुना ही होगा स्नो लेपर्ड या फिर ग्रिजली बियर, ये सब ऐसी जगह पे मिलते ही हैं। लेकिन ये जो फुटप्रिंट थे वो किसी जानवर और इंसान के बीच के किसी के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोई बहुत ही दानव सा इंसान है जिसके फुटप्रिंट है। वो क्यूरियोसिटी में वो थोड़ा सा फॉलो करता है उस फुटप्रिंट को और जाता है तो वो देखता है कि फुटप्रिंट कुछ मीटर्स के बाद 300-400 मीटर के बाद माउंटेन की तरफ जाके एकदम डिसअपीयर हो गए हैं। इस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट वो सोचता है कि ओके, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, शायद किसी की कंपनी है या फिर कोई है जो यहाँ पे आसपास मुझे दिख सकता है रात को। तो वो दिन किसी तरह निकल जाता है ऐसे ही सोचते हुए और तफरी करते हुए। अपने डॉग के साथ वो थोड़ा सा वॉक लेता है, बैठ के चिल करता है, पूरा दिन निकल जाता है। अब रात का टाइम वो खाना खाने के बाद अपने जो भी हैं खिड़कियां हैं उनको बंद करता है, कर्टन्स लगाने शुरू करता है। वो डॉग को अपने रूम में अपने साथ बिठाता है, वो हीटर स्टार्ट करता है। घर के अंदर छोटा सा जो बॉन फायर होता है वो स्टार्ट करने जा रहा होता है और अब वो लिटरली सोने की ही तैयारी करने जा रहा होता है। तो अब जैसे ही सोने का टाइम होता है वो सारी चीज़ें बंद करता है, लाइट बॉनफायर सब बंद करता है और सोने जा रहा होता है। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है 10-15 मिनट के बाद वो देखता है कि उसका कुत्ता बेड से नीचे उतर के गुर्रा रहा होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि डॉग्स के अंदर हमारे मुकाबले सेंसेस ज़्यादा काम करते हैं और बल्कि हम लोग तो ये भी सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि 6 सेंस डॉग्स के बहुत एक्टिव रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें डॉग्स को सुनाई और दिखाई देती हैं जो हमें दिखाई या सुनाई नहीं देती। तो उसका कुत्ता क्या होता है, अचानक से गुर्राने लगता है। वो थोड़ा सा क्यूरियस होता है कि डॉग्स की ये टेंडेंसी है, बे टाइम ये भौंकने लगते हैं वगैरह वगैरह। कई बार लोग अनॉय भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार चीज कुछ अलग होती है। उसके कुत्ते के दोनों कान एकदम खड़े हो जाते हैं, वो बार बार भौंकता है, गुर्राता है। वो उसको कहता है कि मेरे को बाहर लेके चलो। अब इसको समझ नहीं आता इसको वॉशरूम जाना है, क्या करना है। कुत्ता बार बार नीचे आता है, फिर ऊपर भाग के आता है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, फिर इसके सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ आता है। बेसिकली कुत्ता ये कह रहा है कि मुझे बाहर लेके चलो, बाहर कुछ है। अब ये डॉग को लेके जाता है मेन गेट की तरफ और सामने देखता है, सामने एकदम अंधेरा होता है और उसको इतने घुप अंधेरे के अंदर सिर्फ कुछ जंगल की आवाज आ रही होती है रात को, जानवरों की आवाज, भेड़िए की आवाज, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन कुत्ते को कुछ समझ में आ रहा होता है। अब ये कुत्ते को जब फोर्सफुली अंदर लेके जाता है सेकंड फ्लोर पे अपने बेडरूम के अंदर और फिर वहां पे जाके बैठ जाता है। लेकिन उसको याद आता है कि जब वो गेट के पास अपने डॉग को लेके गया था तो उसके डॉग की नज़र एक जगह पे एकदम टिक गई थी, एक पेड़ के पास। इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है और ये वापस लेके आ जाता है। अभी इसका कुत्ता इसको सोने नहीं देता, लगभग 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। इसको तो लगता है कि इसका कुत्ता इसे परेशान कर रहा है, शायद ये दिन में सोया नहीं है। लेकिन उसके बाद वो ये सुनता है आवाज़, उसके कैबिन के रूफटॉप पे कोई चल रहा होता है और वो अपने हाथ और पैर बचा रहा होता है। उसका कुत्ता उस तरफ देख के अब भौंकने लगता है। इसको समझ नहीं आता कि आखिर इतनी रात को वहां पे कोई आया कैसे। सबसे ज्यादा इसको हैरानी इस बात की होती है कि जब तक आप उस सीढ़ी पे नहीं लगाएंगे, उसके कैबिन के बाहर सीढ़ी नहीं लगाते या फिर पेड़ पे चढ़ के कोई जानवर नहीं कूदता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई उसके कैबिन की छत पे चढ़ जाए। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अभी तक जो उसका डॉग उसकी छत की तरफ देख रहा था और गुर्रा रहा था, अब वो डॉग उसको फोर्सफुली कहता है कि मेरे को नीचे लेके चलो दोबारा से मेन गेट की तरफ। तो अब ये लड़का सोचता है कि यार माई डॉग इज मेकिंग सम सेंस नाउ, बिकॉज मैंने भी कुछ आवाज सुनी है, तो चलो नीचे चल के देखते हैं कि आखिर है क्या। तो वो अपने कुत्ते को लेके जाता है मेन गेट के पास। सबसे पहले वहां पे रुकता है। अब उसका कुत्ता छत की तरफ नहीं देख रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं है छत की तरफ। अब वो उसके हाथ में टॉर्च है और उसने कुत्ते की लीश पकड़ी हुई है। अब वो टॉर्च मारता है छत की तरफ, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ आ गया। वो देखता है कि क्या वहां पे कोई डियर
कोई शेर, कुछ भी है, कोई जानवर, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वो सोचता है कि चलो थोड़ी सी राहत मिली। अब वो टॉर्च लाइट जो है वो लगभग 180 डिग्री अपने फ्रंट में एंगल लेके लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट देखता है। और जब वो थोड़ा सा फ्रंट की ट्रीज की तरफ लगभग 15 फुट आगे और 20 फुट ऊपर एक पेड़ के ऊपर वो जैसे उसके टॉर्च की लाइट जाती है, वो देखता है कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा विशालकाय इंसान बैठा हुआ है, जो कि दिखने में इंसान तो है ही नहीं, वो एक जानवर की तरह है उसके 2 ही पैर, लेकिन वो बहुत ही अजीब सा इंसान है और उसके मुंह खुला हुआ है और वो वहशी सा इंसान या वहशी सा जानवर इन दोनों को बिल्कुल अपनी आंखों से घूर रहा है और उसकी आंखें चमक रही होती है। वो उस पेड़ की टहनी पे हाथ रख के लटका हुआ होता है और इसको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्रिएचर 20 फुट ऊपर एकदम पेड़ पे जहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, ये वहां पे गया कैसे। वो 1 सेकंड के अंदर जल्दी से गेट बंद करता है, अपने डॉग को अंदर लाता है, 2nd फ्लोर पे जाता है, सारी खिड़की सारी लाइट चेक करता है, डबल चेक करता है, वो पूरी तरह से पैक करके बेड के कोने पे अपने डॉग को लेके बैठ जाता है। और ये और उसका डॉग अब दोनों एकदम घबराए से बैठे हुए होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसके फ्रंट डोर पे नॉक हो रहा है, ठक 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 ठक, और वो एकदम घबरा जाता है। उसको ये पता होता है कि गेट किसी तरह नहीं खुलना चाहिए और गेट लॉक है। थोड़ी देर के बाद वो क्रिएचर उसके लेफ्ट साइड की तरफ जाता है और फिर वहां पे भी ऐसी खट 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 करता है और अब वो बैक साइड पे आता है और बैक साइड पे वो अपने नाखून मारने लगता है। ये करते करते वो धीरे धीरे पूरी रात चारों तरफ का चक्कर लगाता है और ये बहुत ही डरावना माहौल होता है। ये चीज लगभग 2 घंटे तक चलती है, जहाँ पे वो कभी उसकी छत पे जाता है, कभी उसके लेफ्ट में, कभी बैक में, कभी फ्रंट में। मतलब वो घर उसने सराउंड किया हुआ है अपने से, वो घर के एक एक चप्पे पे पहुंच गया है सिवाय उस घर के अंदर आने से। थोड़ी देर के बाद जो उसने सोची हुई होती है कि मेरे इस कैबिन के तीनों तरफ से एक विंडो है, गेट है, लेकिन बैक साइड में ना एक बहुत ही छोटा सा विंडो है, वहां पे तो कोई नहीं पहुंच सकता। और उसी सेकंड वहां पे इसको नॉक 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 आवाज आती है और ये घबरा जाता है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा आखिर ये जानवर। अब इसको ये तो समझ में आ जाता है कि कल आज सुबह जो फुटप्रिंट देखे थे वो इसी चीज के थे। वो काफी टेरराइज हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, जब इसने बाद में ये कहानी बताई थी वहाँ पे ऑफिशियल्स को, तो उसने कहा था कि मैं 17 साल का तो हूँ, लेकिन मैं बहुत ही टफ इंसान हूँ, मैं किसी सिचुएशन में नहीं घबराता। लेकिन वहाँ पे मेरी रूह मेरे शरीर से लगभग निकल ही गई थी। जब 2-3 घंटे के बाद फाइनली थोड़ा सा सूरज निकलने लगता है, वो डॉन टाइम आता है, तो जाके वो चीज, ये हॉन्टिंग खत्म होती है। वो हिम्मत करके गैलरी की तरफ जाता है तो देखता है कि अब कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब और थोड़ी सी रोशनी होती है तो गेट खोलता है, सिर्फ स्नो है, पेड़ है, हवा चल रही है और एकदम जंगल का जो सन्नाटा होता है, जो जंगल का डरावना सा सन्नाटा होता है, सिर्फ उसकी आवाज आती है। लेकिन वो अपने डॉग को लेके जब बाहर जाता है और चारों तरफ के चक्कर लगाता है तो सेम वैसे ही फ्रेश फुटप्रिंट दिखते हैं और उसको नॉक की आवाज जहां से आई थी वहां पे थोड़ा सा किसी जगह पे उसके हाथ के निशान है उस जानवर के। उसी दिन जब वो अपने सेंसेस में आता है, उसको समझ में आती है चीज़ें, तो वो अपना सारा प्लान कैंसिल करता है, अपना सारी चीज़ें पैक करता है, अपने डॉग को लेता है गाड़ी के अंदर, वो चीज़ें अनपैक करके उसके अंदर डाल के और वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद ये लोग अपना वो कैबिन बेच देते हैं और इस बार वो अपनी मदर को रेसिस्ट भी नहीं कर पाता, मना नहीं करता बेचने से। तो उस लड़के को ये समझ नहीं आया था उसके बाद भी बहुत टाइम तक, ना ही किसी और बंदे को समझ में आया था कि वो इंसान था, जानवर था या कुछ और। भले ही वो इंसान भी था, एक बड़ा स्ट्रेंज सा अगर इंसान भी था, तो भी उस रात को क्या क्या हो सकता था इसके साथ, और वहां पे अकेले रहना कितना खतरनाक था। मैंने आपको स्टोरी के स्टार्ट में बोला था कि जस्ट इमेजिन कि आप अपने आप को 17 साल की लड़की की जगह पे रख के देखें और अभी मेरे इस सवाल का जवाब दें, उस रात को अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आज की स्टोरी। तो आगे की और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करके रखें मेरा चैनल, आगे और बहुत बड़े कंटेंट्स आएंगे, यू विल लाइक इट। तो मेरा नाम है शान और आप देख रहे थे पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।